नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद लगातार दौरे का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का मिशन कश्मीर आज यहां पर जारी हो गया है। कुलगाम के बाद आजाद अब कोकरनाग में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे यहां पर, और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग करेंगे। क्योंकि कल देखा गया कि रामबन के अंदर किस तरह से गुलाम नबी आजाद पहुंचे और धारा 370 को लेकर भी उन्होंने बात की, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात की और साथ ही साथ विकास को भी मद्देनजर रखते हुए जनसभा में वो बोलते हुए नजर आए। लेकिन आज यहां पर आप बड़ी अपडेट देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद अब कश्मीर मिशन पर निकल चुके हैं और अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी को इसका कितना यहां पर लाभ मिलेगा। कुलगाम के बाद आजाद अब कोकरनाग में पहुंचेंगे, जहां पर रैली करेंगे और जनसभा को संबोधित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को भी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पूरी तरह से वो साथ में रखे हुए हैं कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया जाता तब तक ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। लगातार विपक्ष जो है वो अब केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परिसीमन का समय होता हुआ नजर आ रहा है। अब रिपोर्ट सौंपी जाएगी और बताया यह भी जा रहा है कि फरवरी महीने तक परिसीमन यहां पर रिपोर्ट सौंप सकता है और उसके बाद 2022 में ही विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर करवाए जा सकते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हर एक पार्टी अपनी पूरी तरह से पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, कांग्रेस और लगातार विपक्ष जो है वो पूरा काम करता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता के बीच में जाकर बातें करने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहां गुलाम नबी आजाद ने मोर्चा संभाला हुआ है। कल जम्मू संभाग के अंदर जिला रामबन के अंदर पहुंचे, जहां पर पूरी तरह से वो लोगों से संबोधित एक रैली को करते हुए नजर आए। आम जनता के समक्ष उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन आज जब कोकरनाग में पहुंचेंगे वहां पर कौन कौन सी ऐसे मुद्दे गिनाए जाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, क्या कुछ पूरी तैयारियां की गई हैं? देखिए आशा, मैं आपको बता दूं कि अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के और जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद का जो मिशन कश्मीर है, उसका आज मिशन कश्मीर का दूसरा दिन है। कल वो दिवसर कुलगाम पहुंचे, यानी कि जब वो पहुंचे तो भव्य स्वागत जो है वहां पर लोगों ने गुलाम नबी आजाद का किया। वो इसलिए क्योंकि 2019 के बाद गुलाम नबी आजाद का ये पहला दौरा था दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम, और आज उसका जो ये मिशन कश्मीर है वो आज अनंतनाग पहुंचा। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में आज वो एक जनसभा से, भारी जनसभा से संबोधित करेंगे। लेकिन इस तरह से मैं आपको बता दूं कि अगर हम गुलाम नबी आजाद की बात करेंगे, एक कदावर नेता जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के है और सबकी नजरें जो है उनकी तकरीर पर होती है। जिस तरह से कल भी हमने देखा कि गुलाम नबी आजाद ने जब कल अपनी, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ स्वयं जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। आशा, मैं आपको बता दूं कि बात हम करेंगे सीधे गुलाम नबी आजाद साहब से, क्योंकि कुछ ही समय के बाद वो संबोधित भी करेंगे एक भारी जनसभा से। सर, आपका स्वागत है यहाँ पर गुलिस्तान न्यूज में, क्योंकि मिशन कश्मीर पर आप निकले हैं। कल आप कुलगाम पहुंचे, आज आप अनंतनाग पहुंचे, क्योंकि स्वागत जो है लोगों ने किया आपका और लोग चाहते भी है आपको। अगर जिस तरह से देखा भी कल 2019 के बाद ये पहली जनसभा आपकी अनंतनाग में, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? गुज़श्ता 31 बरसों से जम्मू कश्मीर और खास तौर से कश्मीर बेकारी और बेरोजगारी और मिलिटेंसी का एक अड्डा बना है। 1990 से जब से मिलिटेंसी ने वादी में और जम्मू सूबा के कई इलाकों में कदम रखा, इसमें हजारों जानें चली गई। तकरीबन 60,000 के करीब हमारे रियासत के, हमारे स्टेट के जवान मारे गए। एक बहुत बड़ी आबादी होगी, छोटे स्टेट की जिसकी आबादी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ है, और उसमें अगर मिलिटेंसी के नजर 50-60 हजार लोग हो जाए तो बहुत बड़ी आबादी का एक हिस्सा है और बहुत बड़ा नुकसान है मुल्क और स्टेट। हजारों की तादाद में हमारे पुलिस, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी नौजवान भी शहीद हो गए। तो इतनी शहादत के बाद यहां मिला क्या? बीच में कुछ स्टेटें, कुछ हुकूमतें आई
इस पसमानदगी को और बेकारी को दूर करने की अपने अपने तौर पे हर चीफ ने हर पार्टी ने कोशिश की। किसने कम किया, किसने ज्यादा किया, इसको मैं आज बहस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिदा सवाल कीजिए कि जिस तरह से उन्होंने और रामबन के अंदर सबसे भी ज्यादा बात कही थी कि यहाँ पर परिसीमन को मद्देनजर रखते हुए कामकाज करने की जरूरत है। 2020 में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तो और सबसे 2022 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं उससे पहले क्या पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग होगी, यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखी गई है? जी सर। तो इसलिए इस पसमानदगी से और इस मिलिटेंसी के निकालने के लिए जो मरकजी सरकारों ने और राष्ट्रीय सरकारों ने कोशिश की और साथ साथ डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का भी कदम उठाया, लेकिन बीच में जो 2019 5 अगस्त तो स्टेट डाउनग्रेड की गई, इसके तमाम हुकूक लिए गए, तब से बेकारी और बेरोजगारी और बढ़ी गई और मिलिटेंसी भी बढ़ गई। तो आज सबसे बड़ा मसला है, मैं नहीं सोचता हूं कि आज किसी लीडर को चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, कौन सी पार्टी हुकूमत में आएगी। आज लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिलाने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो इलेक्शन के लिए आगे बढ़े, क्योंकि लोग अब मायूस हो चुके हैं। तो कहते हैं एक सरकार आती है वो भी कुछ नहीं करती, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी से कुछ उम्मीदें थी, उन्होंने कहा था कि हम बदल देंगे पूरा नक्शा ही, तो चौथी ने तो हमारी शक्ल ही बिगाड़ दी जो स्टेज की है, तो वो तो सबसे खराब निकले। तो एक लोगों को के बीच में अगर ये उनके जहन में बैठ गया कि हमें ये कोई जमहूरियत पे कोई विश्वास नहीं है, जो भी आता है हमें मारता है, लूटता है, तो फिर जमहूरियत और पिछली हुकूमतों में क्या फिर सवाल कीजिए कि जिस तरह से हर एक पार्टी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की बात करें, पीडीपी की बात करें, तो वो धारा 370 और 35A को लेकर बात कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस विकास को लेकर बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है। देखिए आशा, साफ तौर पे गुलाम नबी आजाद साहब का ये मानना है कि अब तस्वीरें बदल रही है यहाँ पर, और तस्वीरें बदलने से कहीं ना कहीं पे अब लोग भी तंग आ चुके हैं, लोग चाहते हैं कि यहाँ पर चुनाव हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिदा जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे अनंतनाग से, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। सीधा आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में हैं और संबोधन कर रहे हैं। जो सपने इसके निर्माण के लिए दौरान देखे गए थे, हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की पहचान कर उसके अनुरूप फैसले ले रही है। सीमांत क्षेत्र के दुर्गम इलाके से आने के कारण मैं प्रदेश की सभी समस्याओं को भली भांति जानता हूं। साथ ही एक सैनिक पुत्र होने के नाते, क्योंकि मेरा बाल्यकाल सेना के साथ बीता है और आज महामहिम राष्ट्रपति हमारे सेना के सर्वोच्च हैं, मैं उत्तराखंड के सैनिक परिवारों की अपेक्षाओं के और उम्मीदों के लिए पूरी तरह से पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हूं। हम निरंतर उन कामों को कर रहे हैं जिनका सीधा सरोकार जनता से है, उनकी भलाई से है। हमने निर्णय लिया है कि 2025 में जब हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष का जश्न मना रहे होंगे, तब हम उत्तराखंड क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बना लेंगे। नंबर 1 उत्तराखंड का निर्माण हमारा कोई नारा मात्र नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है। हम इसे पूर्ण विश्वास है, राज्य की जनता के आशीर्वाद से, हमारे ऋषियों के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से हम इस लक्ष्य को समय सीमा ही प्राप्त कर लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं भी उनके इस कथन को दोहरा रहा हूं कि आने वाला जो दशक है, जो 20 से 30 का दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और इस दशक में आप सभी के सहयोग से हम नई बुलंदियों को छूने का काम करेंगे। प्रदेश की जनता ने हमेशा हम पर विश्वास जताया है और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि हम आगे भी उनका विश्वास और आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहेगा। अंत में यह प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम सभी स्वस्थ रहें, एक सुखी व समृद्ध जीवन जिएं, सदैव अपने आप को ऐसे कार्यों में, योजनाओं में सम्मिलित करके रखें जिससे राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हो। पुनः आप सभी की तरफ से, अपनी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की तरफ से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का देवभूमि आगमन पर पुनः हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं और कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इसी मौके पर सीएम धामी की ओर से संबोधन किया गया। कहा गया है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर अग्रसर रहेंगे। अब सीधा आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया में हैं और संबोधन कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि भारत हर एक क्षेत्र में विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका लाभ सर्वाधिक अगर किसी प्रदेश को प्राप्त हो रहा है तो वह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2017 तक, भाइयों बहनों, 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे और पिछले 5 वर्ष के दौरान भारत सरकार की मदद से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोग 33 नए मेडिकल कॉलेज वर्तमान में बना रहे हैं। 33 अनुमान कर सकते हैं 70 वर्षों में 12 और भाइयों बहनों मात्र 5 वर्ष में 33 नए मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। इस लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है और गोरखपुर में तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना हुई है और साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का भी स्वयं एम्स जिसके लिए दिल्ली जाना होता था वो गोरखपुर में ही आ गया है। गोरखपुर में अगले महीने प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जब विकास की सोच होती है तो विकास की जाति, मौत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके सबका साथ, सबके विकास के साथ जुड़ता है। और आज जो विकास की 412 परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें भाइयों बहनों उसकी एक लघु झलक भी देखने को मिल रही है। इसमें सड़क भी है, बिजली की परियोजनाएं भी हैं, स्वास्थ्य की सुविधाओं से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, सड़क से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए परियोजनाएं भी हैं और साथ साथ भारत के आन मान और शान के प्रतीक, भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव भी है। मैंने एक तरफ स्वर्गीय रघुराज सिंह जी की भव्य और दिव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया है, अनावरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, और दूसरी ओर देवरिया में स्वर्गीय रामचंद्र विद्यार्थी के भव्य स्मारक और संग्रहालय के कार्यक्रम का भी शिलान्यास आज होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना आपने। देवरिया में करोड़ों की सौगात दी गई है, लोकार्पण किया गया है। परियोजनाओं का विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। अब तमाम खबरों के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने जम्मू स्टूडियो का। खासतौर पर चकबंगा गुजरा इलाका, यहां पर पाकिस्तान के फेवर में नारेबाजी भी हुई थी जब वहां पर T20 मैच के दौरान पाकिस्तान की जीत हुई थी। वहां वही एक पर्टिकुलर एरिया, यहां पर ड्रग्स जो वो धड़ल्ले से बिकता है। दूसरा जो सरोर अड्डा इलाका है वहां भी ड्रग्स जो वो काफी भारी तादाद में बिकता है। तो यहां पर जब पुलिस जाती है तो टारगेट किया जाता है, जब कोई और लोग जाते हैं उनके ऊपर टारगेट किया जाता है। तो पुलिस से लगातार कल सांबा के पार्षदों ने अपील की है, वहां पर हाउस में मीटिंग हुई है कि इसके ऊपर काम करना जरूरी है और उसको लेकर लोगों ने ये भी कहा की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो उनकी तरफ से यहां पर बात सामने रखी गई थी कि एक टीम का गठन किया है जो पूरी तरह से नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है और वो काम भी कर रही है। क्या उसी टीम के तहत ही यहां पर काम हो रहा है या फिर सांबा पुलिस एक अलग से अभियान शुरू करने वाली है आम जनता के साथ मिलकर? क्योंकि जब तक आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, बिल्कुल जो सांबा पुलिस की मुहिम है उसमें मैं साफ तौर पर आपको बता दूं कि सिविल सोसाइटीज के लोगों को साथ लेकर चल रही है और उसी के साथ जो पार्षद है सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के, उनको साथ लेकर चल रही है। और पार्षदों ने सीधे तौर पर यह दो टूक कहा है पुलिस को कि यहां पर आपको हमारी जरूरत है,
आप हमें साथ लेकर चलिए, जो आप पर्टिकुलर ग्रे एरियाज और ब्लैक एरियाज की बात कर रहे हैं वहां पर जो है वो अपने सोर्सेज जो है वो भेजिए, सोर्सेज के आधार पर वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करिए और उस इंफॉर्मेशन पर काम करिए, क्योंकि नशे को पूरी तरह से खत्म करना है, ये नीड ऑफ द आवर है। और कहीं ना कहीं अगर ये वक्त पर नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि सांबा के हालात आने वाले दिनों में बद से बदतर हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो खासतौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर सांबा मेन चौक के आसपास की बात कर ले, वहां से अगर शुरू हो जाए तो कई ऐसे एरियाज हैं यहां पर आपको युवा नशे के लत में दिखेंगे और कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज भी उसके बाद जो वो बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि इसलिए शायद ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है कि इसके ऊपर गौर किया जाए, मंथन किया जाए और पर्टिकुलर कुछ इनिशिएटिव जो वो शुरुआत में लिया जाए और इस तरह का अगर स्टेप लिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा होगा ड्रग्स को खत्म करने के लिए यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि नशे के खिलाफ सांबा पुलिस किस तरह से अभियान यहां पर छेड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर ये अभियान कामयाब होता है तो कहीं ना कहीं फायदा आम जनता को जरूर मिलेगा। आगे बढ़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिवार की पार्टियों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताने के बाद देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अब यहां सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान का जहां प्रदेश भाजपा और अपनी पार्टी के नेताओं ने समर्थन किया, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इस बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है। क्या कुछ इन नेताओं का कहना था कि आखिर प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर वो किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहे थे, जरा वो देखिए। ऐसे बहुत से दसों दल हैं जो लगातार परिवारवाद की राजनीति खेलते हैं। कांग्रेस उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चापलूसी का एक दौर जो लगातार कांग्रेस में पिछले 70 सालों से चल रहा है। अगर हम यूपी में मुलायम सिंह की बात करें, उसके खानदान को देखिए, बिहार में लालू प्रसाद की बात करें, झारखंड में शिबू सोरेन की बात करें और पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की बात करें और बहुत से ऐसे, ममता बनर्जी की बात करें, हर व्यक्ति अपने खानदान को आगे लाने में लगा हुआ है। राजनीति में जिस प्रकार से स्वच्छता होनी चाहिए वो केवल भारतीय जनता पार्टी में है। एक साधारण व्यक्ति किसी भी पद तक पहुंच सकता है, ये हमने देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी किसी राजनीतिक खानदान से नहीं थे, राजनाथ सिंह जी किसी राजनीतिक खानदान से नहीं हैं। जो भी आज वहाँ पर मंत्री हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सभी अपने कुशलता के कारण से आगे आए हैं। इस सभी संदर्भ में लोगों को भी इस प्रकार की राजनीति को नकारना चाहिए और वही लोग आगे आए जो कि कुशल नेतृत्व दे सके और जनता का भला कर सके। नहीं, मैं समझता हूँ इसमें तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में तभी लोकतंत्र मजबूत होता है कि जब कॉमन लोग जो हैं वो अपना नेता चुनते हैं। जब ऊपर से ही तय होके आते हैं कि पहले एक, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उससे मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। उससे मजबूरी में लोगों को जो है वो चलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये चाहिए कि वो ये वंशवाद की जो राजनीति है उससे बाहर निकलें और कॉमन लोगों को जो है वो आगे बढ़ाएं, ताकि ग्राउंड से जब लोग निकल के जाएंगे तो वो लोगों की स्थिति को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। ना कि जो लोग ऊपर से आते हैं उनको ग्राउंड पोजीशन का पता नहीं होता है, तो डेमोक्रेसी उससे मजबूत नहीं होती है। आज जब प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस तरह से संविधान में लोगों के अधिकारों का, लोगों के हितों का हनन हुआ, हम ये समझते हैं कि सरकार अपने उन मूल्यों से, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। अगर हम वंशवाद की बात करें तो वंशवाद भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो बात कही है ये बदकिस्मती की बात है। ये बात तो कहनी नहीं चाहिए थी। हमारा संविधान जो है वो बड़ा क्लियर है और वर्ल्ड के अंदर माना हुआ संविधान है, जिसमें हर एक इंडियन को हक है कि वो अपनी आज़ादी से कैसे जीना चाहता है, ये क्या धर्म इख्तियार करना चाहता है, उस किस धर्म को इख्तियार करे और उसके साथ साथ
उसकी जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो तयशुदा हैं पहले ही। और जो बात उन्होंने कही है कि कुछ फैमिलीज़ की सियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिनकी फैमिली होती है तो उसमें सियासत तो होगी, वो तो क्या करेंगे सियासत। जिसकी फैमिली नहीं हो तो वो कौन सी सियासत करेगा। अगर किसी की फैमिली नहीं है तो किसी का कसूर तो नहीं ना है। और अगर फैमिली है, मिसाल के तौर पे इशारा दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी फैमिली आगे सियासत कर रही है तो वो करेंगे ना, क्योंकि आगे चल रहा है वो सिलसिला। तो जब अनएंडिंग होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन सवाल है कि जिसकी फैमिली नहीं है तो वो कौन सी सियासत करेगा। तो भारत से सीधे युद्ध में यहां कई बार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने करीब 31 वर्ष पूर्व प्रॉक्सी वार शुरू की थी, ताकि भारत को कमजोर कर वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस प्रॉक्सी वार में पाकिस्तान ने यहां टेररिज्म के माध्यम से भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन जब इसमें भी पाकिस्तान को सफलता नहीं मिली तो अब वो यहां टेररिज्म के साथ साथ नार्को टेररिज्म के माध्यम से भारत को कमजोर करने में जुटा हुआ है। तो पाकिस्तान के इस मंसूबे को लेकर सरकार और सुरक्षा एजेंसियां बेशक यहां सतर्क हैं, लेकिन आम लोगों को भी यहां पाकिस्तान के इस मंसूबे को विफल करने के लिए आगे होने की जरूरत है। क्या कुछ कहना है कि यहां पर विशेषज्ञों का, देखिए। पाकिस्तान ने जो अपना प्रॉक्सी वार शुरू किया था तकरीबन 31 साल पहले, उसके अंदर वो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और उसका जो एम था कि भारत को 1000 कट्स में ब्लीड कराना है, उसमें काफी हद तक वो सफल भी हो रहा है। किसी भी देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स सबसे कारगर हथियार है और पाकिस्तान इस समय वही कर रहा है कि टेररिज्म को वो बढ़ावा दे रहा है नैर्कोटिक टेररिज्म के जरिए। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अभी पिछले आपने देखा होगा कि कश्मीर में जो कुछ हादसे हुए, उसके अंदर ये वही लड़के थे जिनको ड्रग का शिकार बनाया जा चुका है। लोन वुल्फ के मोड में इनको एक पिस्टल दे दीजिए, ग्रेनेड दे दीजिए और वो जाके अपना इंसिडेंट को करके आ जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुनिया की सबसे ज्यादा जो अफीम और हेरोइन है वो यहाँ पर पैदा हो रही है और इसके लिए पाकिस्तान की ये भरपूर कोशिश रहेगी कि ये जो 2 बॉर्डर स्टेट्स हैं, पंजाब और जे&के, इनके ऊपर ड्रग टेररिज्म जो है, जिसको हम नार्को टेररिज्म भी बोलते हैं, इससे हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर इतना असर पड़े कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं और पाकिस्तान को एक डायरेक्ट वॉर जो है इनिशिएट करने की जरूरत ना पड़े। तो ये हमें चुस्त रहना पड़ेगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को चुस्त रहना पड़ेगा, हमारी पुलिस, आर्मी, ये सबको इकट्ठे मिलके और हम नागरिकों को भी इकट्ठे मिलके इस ये जो थ्रेट आ रहा है नार्को टेररिज्म का, इसके खिलाफ लड़ना है। और अगर हम नार्को टेररिज्म पे विजय पा लेते हैं तो टेररिज्म को मिटाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि नार्को टेररिज्म जो है वो जरा तेजी पकड़ता जा रहा है, पर इसमें मैं मुबारक देना चाहूंगा अपने नार्को के जो एसएसपी मिनिस्टर ये हैं, जो कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं और काफी इसके ऊपर संतर्क हैं। और ये प्रोमिनेंट हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो अफीम, गांजा, कोकीन जो ये तमाम चीजें काफी मिकदार में पकड़ी जा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो अपने अंदरूनी हालात हैं, आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि उनके हालात। कल इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मेरे पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं। तो अगर आप देखें कि एक तरफ टेररिज्म को एक्टिव रखना चाहते हैं, नार्को टेररिज्म को भी वो एक्टिव रखना चाहते हैं और हालात उनके अपने जो है वो ठीक नहीं, तो पैसा कहां से आएगा? ये हर तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं और जब जब ऐसा होता है तब तब पूरी देश की जनता को जागरूक होना पड़ता है। हमें अपने बच्चों को बचाना है जिनकी ज़िंदगी पाकिस्तान तबाह करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ड्रग माफिया है ये कुछ इधर के होंगे और पाकिस्तान से जो ड्रग्स आते हैं उनको रिसीव करते हैं और आगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इन पर भी पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को, जैसा मैंने कहा, एक सख्त सबक दिखाने का एक समय आ गया है ताकि ये लगातार हर तरह की
जो उसका नार्को टेररिज्म, आर्म सप्लाई, इन्फिल्ट्रेशन सब तरफ से शुरू है, इसको रोका जा सके और अमन चैन से हमारे देशवासी जी सके। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।